वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन चैनल पर मैं एसके वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे श्रम दक्षता संबंधी खतरे, यानी कि व्यावसायिक खतरे जो है पढ़ रहे थे हम लोग पिछली क्लास में। तो व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत कितने प्रकार के खतरे आते हैं, उसमें से लास्ट खतरा था श्रम दक्षता संबंधी खतरे, एर्गोनॉमिक हजार्ड्स, ये समाप्त हो गया था। इसके बाद आया था पॉइंट खतरे या दुर्घटना से बचाव कैसे किया जा सकता है, ये भी समाप्त हो गया था। तीसरा पॉइंट था कि सुरक्षा सेफ्टी क्या होता है, वो भी समाप्त हो गया था। फिर अगला पॉइंट था सुरक्षा नियमों की आवश्यकता क्यों होती है, इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लिया गया था। आज की क्लास में हम शुरू करते हैं साधारण सुरक्षा नियम, जनरल सेफ्टी रूल्स। जनरल सेफ्टी रूल्स, इसको हिंदी में लिखेंगे साधारण सुरक्षा नियम। ठीक है, साधारण सुरक्षा नियम में क्या लिखा गया है कि जब भी हम संपूर्ण सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें अपनी सुरक्षा के साथ ही मशीनों की सुरक्षा तथा कार्यखंड की सुरक्षा भी निहित रहती है। कहने का मतलब है कि जब हम अपनी सुरक्षा की बात करते हैं तो साथ ही साथ मशीन की भी सुरक्षा की बात होनी चाहिए, और कार्यखंड का मतलब जिस जॉब को हम बना रहे हैं उस जॉब की भी सुरक्षा की बात होनी चाहिए। इसके बाद लिखा गया है कार्यशाला में प्रशिक्षण लेने वाले हर प्रशिक्षार्थी का एवं प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर चुके हर कार्मिक का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित 3 बातों की जानकारी अवश्य रखे। तो कार्यशाला में काम करने वाले या काम कर चुके, प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके व्यक्ति को निम्न 3 बातों की जानकारी होना चाहिए। सुरक्षा नियम के अंतर्गत 3 सुरक्षा नियम उसे पता होना चाहिए। पहला सुरक्षा नियम है स्वयं की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा। दूसरा नियम है मशीन की सुरक्षा। मशीन की सुरक्षा। और तीसरा नियम है कार्यखंड की सुरक्षा। कार्यखंड मतलब जॉब, जिस जॉब को आप बना रहे हैं। इसके बाद चलिए, तो ये 3 सुरक्षा नियम का पालन करना है। माने सबसे पहले अपने ध्यान दीजिए, उसके बाद मशीन पे ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद जॉब पे ध्यान दीजिए। तीनों की सुरक्षा पे ध्यान देना, लेकिन सर्वप्रथम पहली प्रायोरिटी होगी कि आप अपनी स्वयं की सुरक्षा करें। अब इसके बाद एक एक पॉइंट दिया गया है आपका कि पहले जो है स्वयं की सुरक्षा। तो स्वयं की सुरक्षा कैसे करेंगे, कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, उन पॉइंट्स को आप सुनिए। लिखा गया है जब कोई कारीगर संपूर्ण जानकारी के बिना किसी मशीन या औजार का प्रयोग करता है तो वह दुर्घटना का शिकार हो सकता है। कोई कारीगर है जब बिना संपूर्ण जानकारी के किसी मशीन पर कार्य करेगा तो दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ समझने समझाना नहीं है। हमको पूर्ण जानकारी नहीं है और हम जो है मशीन पर काम करने चले गए, यानी कि बीछी का मंत्र न जानो और चले जाओ सांप का इलाज करने। अच्छा, इसके बाद है इसलिए कार्यशाला में कारीगर द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए निम्न नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अब निम्न नियम कौन कौन से हैं देखिए, इसमें टोटल दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नियम दिया गया है। कुल टोटल
15 नियम दिया गया है अपनी सुरक्षा के। देखिए पहला क्या है, कार्यशाला में सदैव बूट पहनकर चलना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, बूट पहनकर चलना चाहिए, बूट पहनकर। ठीक है, बस इतना ही लिख रहा हूं मैं। पूरा डिटेल्स जो है आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। जो भी बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ उस बुक का इस क्लास में जितना पोर्शन पढ़ाया जा रहा है उसकी फ़ोटो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो इस नंबर पर हाय हेलो लिख करके भेज सकता है। ठीक है, चलिए तो पॉइंट क्या दिया गया है, बूट पहनकर चलना चाहिए। कार्यशाला में कार्य करते समय आपको हमेशा बूट पहन करके आना है। बूट मतलब जूता। कौन सा जूता? ये नॉर्मल जूता नहीं जो आप स्पोर्ट्स में पहनते हैं या फिर ऑफिस वगैरह पहन के जाते हैं। कार्यशाला में पहनने वाला जूता जो होता है उसे बोला जाता है सेफ्टी शूज, SAFETY, सेफ्टी शूज। इस सेफ्टी शूज को पहनना है आपको। और जो सेफ्टी शूज होता है उसमें जो पैर के आगे का पंजा वाला पोर्शन होता है वहाँ पर स्टील या लोहे की एक कटोरी ऐसे लगी रहती है। तो आगे कहीं पैर वगैरह में अगर ठोकर लगती है आपको तो ठोकर से आपके पैर को चोट लगने से बचा लेगा वो। या कोई जाब वगैरह अगर गिर भी जाता है तो स्टील की कटोरी बहुत हार्ड होती है तो उससे आपके पैर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर कहीं गलती से आपने किसी को ऐसे पैर से मार दिया ना तो उसका फिर हालत ख़राब हो जाएगा, बैठ जाएगा वो पैर पकड़ के, क्योंकि आगे लोहा लगा हुआ होता है, थोड़ा वजन में भारी होता है। वैसे हर कार्य फैक्ट्री जो है यह सेफ्टी शूज़ प्रोवाइड करवाती है। लेकिन अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं नहीं प्रोवाइड करा रही तो आप खरीद लीजिए। इसके बाद देखिए तो इसमें लिखा है कि मशीनों से निकली लोहे की छीलन पैर में लगने से घाव बना देती है। यानी कि जब आप चल रहे हैं तो लोहे की छीलन, जैसे कहीं पर काम हो रहा है ड्रिलिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, लोहे का सरफेस खंड है उसमें ड्रिल लगा करके होल मारा जा रहा है। जब होल मारते हैं देखिए लोहे की छीलन जो है वो निकल के बाहर गिरती है, फैलती रहती है अगल बगल। तो वो लोहे की छीलन अगर पैरों में लग गई तो घाव बना देगा। तो इसलिए जो है शूज पहन के रखना है। और ध्यान दीजिएगा शूज जो है थोड़ा मजबूत, उसकी सोल वगैरह मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जो लोहे की छीलन होती है वो उसके ऊपर से अगर आप जाएंगे ना तो लोहे की छीलन आपके शूज के सोल में भी घुस जाती है और सोल को जल्दी ही काट देती है। इसलिए मजबूत जूता जो है पहनना चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है इसके लिए स्टील कैप का बूट प्रयोग किया जाता है। स्टील कैप का बूट यानी कि जूते में जो आगे स्टील कैप लगा रहता है वही, तो स्टील कैप वाला बूट का प्रयोग किया जाता है सेफ्टी शूज में। अच्छा, इसके बाद आइए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है कारीगर में कार्यशाला में कभी भी ढीला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, ढीला कपड़ा नहीं पहनना है। ढीला कपड़ा, अब ढीला कपड़ा में जैसे कुर्ता पैजामा पहन के चले आए, मफलर पहन के चले आए, बड़े बड़े बाल हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है चलती हुई मशीनों पर फंस सकता है। और चलती हुई मशीनों पर अगर फंस गया तो फिर अच्छा परिणाम नहीं होगा। ये जान लीजिए, परिणाम बताने का हमें ज़रूरत नहीं है। तो यही इन्होंने लिखा है कि कार्यशाला में कभी भी ढीले कपड़े, टाई, मफलर इत्यादि पहनकर कार्य ना करें, इससे चलती मशीनों पर दुर्घटना होने का भय रहता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है मशीन पर कार्य करते समय किसी दूसरे कारीगर के साथ बातचीत ना करें। बातचीत, ठीक ना, तो किसी दूसरे कारीगर के साथ बातचीत आपको नहीं करनी है। अपने कार्य में ध्यान लगाइए और सुरक्षित तरीके से जाब को निकालिए और अपना भी सुरक्षित तरीके से रहिए। बतियाने में अक्सर गलती होती है, बतियाते बतियाते इतना मशगूल हो गए कि जो है ध्यान ही नहीं दिए, पता लगा जो है ड्रिल ज़्यादा हो गया, जितना ड्रिल होना था ना, जितना गहराई में ड्रिल होना था उससे ज़्यादा गहरा हो गया, बताओ, खराब हो गया। या
आपका ड्रिल बिट जो शिफ्ट हो गया, जहाँ ड्रिल हो रहा था उससे साइड में शिफ्ट हो गया, तो आपका होल क्या हो गया, होल तो खराब हो गया, चौड़ा हो गया होल। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। या कहो ड्रिल बिट फंस गया है, फंस कैसे घूमती रहे, बतियाने मशगूल हैं, ड्रिल टूट गई तो क्या वहीं बगल में बैठ के आप काम कर रहे हैं, आपको धंस गई। तो ये सब बातें ध्यान में रखना है, बतियाना नहीं है काम करते टाइम। तो वही लिखा है इन्होंने, अपना ध्यान सदैव अपने कार्य में लगाएं, ऐसा करने से दुर्घटना होने का भय भी कम रहता है। चलिए अगला पॉइंट है, किसी भी मशीन की पूर्ण जानकारी न होने पर मशीन को ना चलाएं। ये मिटा दे रहा हूं जरा। तो मशीन की पूर्ण जानकारी ना होना, मशीन की पूर्ण जानकारी ना होना, तो बिना पूर्ण जानकारी के मशीन को मत चलाइए। बीछी का मंत्र जानिए, पहले बीछी का इलाज करिए, सांप का इलाज करने ना चले जाइए। तो मशीन चलाने की पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, फिर ही मशीन को चलाइए। ओवर कॉन्फिडेंस में या वाही में आकर के नहीं कि मैं तो चला ही लूँगा, ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। इसके बाद अगला पॉइंट है, किसी चलती मशीन के साथ छेड़खानी करना दुर्घटना को बुलावा देना है। इसलिए चलती मशीन के सहारे ना तो खड़े हों और ना ही उसके पुर्जों जैसे बोल्ट आदि को स्पर्श करना चाहिए। चलती मशीन के साथ छेड़खानी ना करें। ठीक है, ये पॉइंट लिख दिया हमने, चलती मशीन के साथ छेड़खानी ना करें। चलती मशीन के साथ क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे टेक लगा खड़े हो जाएंगे, ठीक है, बतियाने लगेंगे वहीं पर, तो दुर्घटना हो सकती है। किसी भी कारण से आपका हाथ पैर कपड़ा फंस सकता है। चलती मशीन के आसपास खड़े नहीं होना है, मशीन पे टेक नहीं लगाना है, और पहली बात बतियाना नहीं किसी दूसरे से, और उसके बाद जो है उसके किसी मशीन के किसी पार्ट को, नट बोल्ट कुछ भी है, रनिंग पार्ट है, बेल्ट वगैरह है, कुछ छूना नहीं है। जैसे जानते हैं गांव में लोग ट्यूबवेल चलाते हैं, तो ट्यूबवेल में जो इंजन से चलता है ट्यूबवेल या मोटर से चलता है तो बेल्ट रहता है, बेल्ट अक्सर उतर जाया करता है, बेल्ट मतलब पट्टा, तो क्या करते हैं चलते में चढ़ा देते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इसे पैर लगा के फंसा देते हैं, लेकिन कभी कभी लपेटे में आ जाते हैं तो तोड़ डालता है फिर एकदम से, ठीक है। इसके बाद है, किसी चलती मशीन के पास यदि खड़े होकर कार्य करना हो तो चलती मशीन पर सुरक्षा गार्ड अवश्य लगवाएं। यानी कि मशीन पर सुरक्षा गार्ड अवश्य लगवाएं। अभी पीछे की क्लास में इस पर चर्चा करी गई है। अनगार्डेड मशीनरी, मशीन पर सुरक्षा गार्ड अवश्य लगवाएं। अनगार्डेड मशीनरी का मतलब समझ रहे हो ना, अनगार्डेड मशीनरी, कोई मशीन है जिस पर ढक्कन नहीं लगा है, कोई गार्ड नहीं है, तब क्या होगा, उस मशीन से दूर होकर के काम करिए। अगर मशीन के पास खड़े होकर के काम करना है तब फिर उस पर ढक्कन लगवाइए। गियर है, पुली है, बेल्ट है, सब कुछ दिख रहा है, ऐसे खुला खुला आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल सेफ नहीं है किसी भी कंडीशन में। कभी कभी बच्चे आ जाते हैं टहलते घूमते, घर वगैरह की कोई चक्की उक्की होती है, ऑयल मिल होती है कुछ, तो वहाँ पर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं बच्चे लोग। तो ये सब मतलब क्या है कि आप बैरिकेड कर दीजिए ना उतनी दूर कि वहाँ नहीं जाएगा कोई, फेंसिंग लगवा दीजिए, जाली लगवा दीजिए, या ढक्कन लगवा के बंद कर दीजिए मशीन के खुले हुए पार्ट को, अगर उस मशीन के पास खड़े होकर के काम करना है तो। अगला पॉइंट है, कार्यशाला के अंदर किसी भी लटकते हुए वजन के नीचे खड़े होकर काम ना करें, क्योंकि लटकता हुआ वजन के गिरने की संभावना रहती है। तो अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि
लटकते वजन के नीचे खड़े होकर, लटकते वजन के नीचे खड़े होकर काम ना करें। क्लियर बात? लटकते वजन के नीचे खड़े होकर काम आपको नहीं करना है। काम क्या है? जो वजन लटक रहा है वो किसी भी कारण से गिर सकता है नीचे। जहाँ से लटक रहा है वो सीलिंग रोप, रस्सी को, लोहे की जो स्टील की रस्सी होती है उनको सीलिंग बोला जाता है। सीलिंग रोप टूट सकती है, या सीलिंग रोप मान लो क्रेन से लटका हुआ है, सीलिंग रोप क्रेन से लगी है और नीचे कोई जॉब, बड़ा सा जॉब लटका हुआ है, उसके नीचे आप खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो क्रेन की ब्रेक अगर फेल हो गई तो सटाक से नीचे आएगा जॉब, आपका दब जाएंगे उसके नीचे। ठीक, या किसी भी कारण से जो है वो रस्सी टूट गई, या जाब जो हुक से फंसाए हुए हैं, जिस हुक में जैसे बांधे या फंसाए हैं वही छूट गया तो जाब नीचे आ जाएगा, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए किसी लटकते हुए जाब के नीचे खड़े होकर काम नहीं करना है। अगला पॉइंट है, यदि कोई भी कारीगर किसी ऊपरी स्थान पर कार्य कर रहा है तो उसे चाहिए कि वह हर औजार को मजबूती से पकड़कर कार्य करे, क्योंकि स्पैनर, हैमर या चीजल जैसे औजार नीचे गिरने से किसी भी कर्मचारी को जख्मी कर सकते हैं। ऐसी कार्यशाला में सभी कर्मचारियों को हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अब इसको लिखूंगा ना, ऐसे समझ लीजिए, ऊपरी स्थान पर मतलब ऊपरी स्थान पर कोई कार्य हो रहा है, ऊपरी स्थान पर कोई कार्य हो रहा है। चलिए इतना लिख दिया, ऊपरी स्थान पर कोई कार्य हो रहा है। तो ऊपर मतलब ऊपर बैठ करके कहीं कुछ काम हो रहा है, तो जो कारीगर काम कर रहा है उसको हैमर, चीजल, स्पैनर, प्लायर, पेचकस सब कुछ मजबूती से पकड़ के काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हाथ से छूट जाए और नीचे कोई कर्मचारी हो तो उसके सर पे आके भड़ाक से गिरे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सर तो उसका जख्मी हो जाएगा, फट जाएगा जो है। और अक्सर यह गलती होती है, मैं बता रहा हूँ, स्पैनर पकड़ के टाइट कर रहे हैं आप, कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर थोड़ा हाथ पहुँचने में आसानी नहीं है, तो वहाँ पर स्पैनर अक्सर छूट जाता है हाथ से। और स्पैनर अगर छूटा तो नीचे गिरा तो फिर क्या हुआ, कोई है नीचे तो उसके सर पे लगा। तो इस तरह की कार्यशालाओं में टोपी या मतलब हेलमेट, टोपी नहीं, हेलमेट पहन करके रखना चाहिए। इसके बाद है, चलती हुई मशीनों का स्नेहन करते समय तेल कुप्पी का प्रयोग करना चाहिए। यह बात देखो समझ पा रहे होगे कि नहीं। स्नेहन लिखा है, स्नेहन, ये आपके लिए नया वर्ड है बट अभी बता दे रहा हूँ, समझ जाएंगे आप। चलती मशीनों का स्नेहन, चलती मशीन का स्नेहन ना करें। क्लियर बात? स्नेहन का मतलब होता है, ये वर्ड है स्नेहन, इसको इंग्लिश में कहते हैं लुब्रिकेशन, LUBRICATION, लुब्रिकेशन का मतलब चारा मशीन जान रहे हो? चारा मशीन में कभी कभी जला वाला मोबिल ऑयल डालते हो ना, किस लिए बोलते हैं ना लोग, तेल डाल दो। साइकिल या मोटरसाइकिल का चेन वगैरह में देखते हो तेल डालते हो ना, किस लिए? ताकि स्मूथ रहे और बल कम लगे, फ्रिक्शन कम हो, यानी घर्षण कम हो जाए। तो उसी को जो तेल डाला जाता है उसी को बोला जाता है स्नेहन करना या लुब्रिकेशन करना, लुब्रिकेट करना किसी पार्ट को। ग्रीस लगाते हो ना बियरिंग वगैरह में, रनिंग पार्ट में, तो जो रनिंग पार्ट है उसमें ग्रीस लगाते हो। ग्रीस क्या है? एक स्नेहक है,
जो मोबिल ऑयल डालते हो या तेल डालते हो, मोटरसाइकिल में भी क्या है, इंजन में तेल भरते हो ना, लुब्री ये वाला मोबिल ऑयल, तो वो क्या है, स्नेहक है, यानी कि लुब्रिकेटर है। वो मशीन के पार्ट को जो है फ्रिक्शन नहीं होने देगा, घर्षण नहीं होने देगा, बल नहीं लगने देगा, बहुत स्मूथली रन कराएगा। समझ गए होंगे। तो स्नेहन, तो चलती हुई मशीनों का स्नेहन ना करें। चलती हुई मशीन का स्नेहन आप कर रहे हैं तो आपका हाथ वाथ कहीं फंस जाएगा, डैमेज हो सकता है। अगर करना अनिवार्य है तो हाँ, कैसे करो, कीप लगा करके, कुप्पी लगा करके उससे स्नेहन करो चलती हुई मशीन पे। कोशिश करो कि मशीन बंद करके स्नेहन किया जाए, और अगर ऐसा संभव नहीं है मशीन बंद करना तो कीप वगैरह का प्रयोग करके आप करिए। इसके बाद अगला पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति को कार्यशाला में लाने से पहले उसे कार्यशाला के मौलिक सिद्धांतों की जानकारी दे देनी चाहिए। यह कारीगर का ही कर्तव्य है। जैसे मतलब कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, आपकी कार्यशाला को विजिट करने आ रहा है, तो अपनी कार्यशाला के बारे में उसे पूर्ण जानकारी दे दीजिए कि भाई इधर से रास्ता है, इधर से आप चलिए, ठीक है, इधर पेयजल की व्यवस्था है, इधर टॉयलेट की व्यवस्था है, इधर फर्स्ट एड की व्यवस्था है, ये डेंजर जोन है, इधर आपको नहीं जाना है, इधर ये सब, तो इन सब बातों के प्रति अवेयर कर देना चाहिए जो है कोई भी अगर विजिट करने आता है तो। इसके बाद चलती हुई मशीन की मरम्मत कभी नहीं करना चाहिए। चलती मशीन की मरम्मत कभी ना करें। ठीक है, यही पॉइंट है, चलती हुई मशीन की मरम्मत कभी ना करें। मेंटेनेंस, इलेक्ट्रीशियन जो होता है इसका जनरली काम फैक्ट्री वगैरह में यही रहता है, मेंटेनेंस करना। तो मेंटेनेंस, चलती हुई मशीन का मेंटेनेंस आपको नहीं करना है। मशीन बंद कर दीजिए फिर करिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है किसी भी कारण से। चलती हुई मशीन में आपका स्पैनर ही चला गया, गलती से हाथ छूट गया, स्पैनर चला गया अंदर, खाट 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 खाट, स्पैनर टूटेगा अलग, मशीन डैमेज होगी अलग। ठीक, तो इसलिए चलती हुई मशीन पे मरम्मत ना करें। इसके बाद क्या है, बिजली के तारों को चलते हुए पार्ट्स के ऊपर से नहीं ले जाना चाहिए। बिजली के तारों को चलते हुए पार्ट्स के ऊपर, चलते हुए पार्ट्स के ऊपर से नहीं ले जाना है। ठीक ना, बिजली का तार है, कोई रनिंग पार्ट है, मान लीजिए यही एक शाफ्ट है, मन 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 ऐसे नाच रही है, ठीक है, और आपने क्या किया, एक केबल जो है इसके ऊपर से ऐसे ले चले गए, तो आप तो सोच रहे होंगे कि जो है ये तो केबल का इंसुलेशन तो बहुत मोटा है और इस घिसेगा नहीं, कटेगा नहीं। ऐसा नहीं है। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, यानी कि पत्थर पर भी रस्सी आते जाते निशान बना देती है। तो इसलिए ये कोई शाफ्ट है, इसे रनिंग कर रही है, या कोई भी रनिंग पार्ट है, मूविंग पार्ट है, उसके ऊपर से केबल नहीं ले जाना है आपको, नहीं तो कुछ दिन बाद केबल का इंसुलेशन कट जाएगा और उसकी बॉडी में करंट आ जाएगा उस मशीन की, और फिर क्या होगा, विद्युत झटका काम करने वाले व्यक्ति को, उस मशीन पर काम करने वाले व्यक्ति को विद्युत झटका लग जाएगा। तो रनिंग पार्ट्स के ऊपर से कभी भी आपको इलेक्ट्रिकल वायर नहीं ले जाना है। इसके बाद है अगला पॉइंट है, अधिक भारी सामान को ध्यानपूर्वक उठाना चाहिए। अधिक भारी सामान, अधिक भारी सामान को ध्यानपूर्वक उठाना चाहिए।
लापरवाही के कारण मोच आने या दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो क्या है, अधिक भारी सामान को अधिक भारी सामान को ध्यानपूर्वक उठाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि आपको कमर वगैरह में क्या हो, मोच ऐसे झुक करके आप उठा रहे हैं, कमर वगैरह मोच आ सकती है, पैर में मोच आ सकती है। तो ध्यानपूर्वक और बैलेंस, अपने शरीर का बैलेंस बना करके उसके बाद ही उठाना है उसको। इसके बाद है अगला पॉइंट, हैंडल वाले औजार जैसे फाइल, स्क्रैपर इत्यादि का प्रयोग बिना हैंडल के नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हाथ में घाव होने का भय रहता है। देखिए, हैंडल वाले औजार, हैंडल वाले औजार जैसे क्या, फाइल का मतलब समझ रहे हो आप लोग, रेती, और या स्क्रैपर तो फाइल या स्क्रैपर, फाइल तो आप लोग जान ही रहे होंगे, फाइल क्या है, रेती को फाइल बोला जाता है अंग्रेजी में। और इसमें क्या रहता है, जो हैंडल होता है, तो कुछ लोग तो हैंडल, लकड़ी का हैंडल या प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, तो कुछ लोग जो है ना फाइल में बिना हैंडल के ही मारते रहते हैं। कोई जॉब को रगड़ करके स्मूथ बनाना है, तो जो फाइल में एक सिरा देखिए नुकीला होता है, उस नुकीले सिरे पर लकड़ी का या फिर जो है प्लास्टिक का हैंडल होना चाहिए। लेकिन जो है, क्योंकि जब आप खरीद के लाते हैं ना, तो ऐसा रहता नहीं है, उसमें अलग से लगवाना पड़ता है। तब कुछ लोग ऐसे ही जो है फाइलिंग करने लगते हैं, तो उसके बाद क्या दिक्कत हो जाती है, ऐसे ही फाइलिंग करेंगे तो गलती से कहीं से अगर मतलब हाथ आपका छूट गया, आपकी पकड़ कमज़ोर पड़ी, तो जो नुकीला पोर्शन है हाँ आपके हाथ की गदोरी में घुस जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो है स्क्रैपर है, स्क्रैपर का फोटो मैं ज़रा आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है स्क्रैपर, देख रहे हैं इसको, चलो टच कर दिया। अब देखिए, ये है स्क्रैपर। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है छिलनी। तो जो हमारे कारपेंटर लोग होते हैं, बढ़ई लोग होते हैं, उनके पास ये छिलनी रहती है। तो लकड़ी का कोई जैसे जाब वगैरह बना रहे होते हैं, तो उसमें सरफेस को कहीं थोड़ा कुछ छीलना होता है, तो इसी से रगड़ के छील देते हैं। तो इससे थोड़ा सा छील भी सकते हैं, थोड़ा मोड़ा कटिंग भी कर सकते हैं। तो यह है स्क्रैपर। अब स्क्रैपर में भी वही व्यवस्था होती है, एक साइड उसका नुकीला होता है, नुकीला साइड में हैंडल लगना चाहिए। हैंडल नहीं लगा है, आप कर रहे हैं, या हैंडल टूटा फूटा कंडीशन में आप फिर भी काम कर रहे हैं, और क्योंकि काम करते टाइम पूरा बल लगा करके ऐसे 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 रगड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है, तो अगर हैंडल फटा तो आपके हाथ की गदोरी में जो घुस जाएगा, पंजे में है, तो घाव बन जाएगा। तो ये नहीं करना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, चार्जिंग के समय उपकरणों में प्रयुक्त बैटरी में झांकना नहीं चाहिए, क्योंकि चार्जिंग के समय बैटरी से हानिकारक तेजाब की गैस निकलती है। बैटरी चार्जिंग के समय, बैटरी चार्जिंग के समय उसमें क्या करना है, झांकना नहीं चाहिए। झांकना नहीं चाहिए। क्यों नहीं झांकना चाहिए? थोड़ी देर तक झांक लोगे ना, बेहोश भी हो जाओगे। बैटरी चार्जिंग के दौरान क्या होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं, उन सेल का एक एक ढक्कन जब खोलोगे ना,
तो उनसे क्या रहता है, जहरीली गैस, विषैली गैसें निकलती रहती हैं। उनको सूंघ लो, थोड़ी देर अगर सूंघ लोगे ना तो बेहोश भी हो जाओगे। तो इसलिए, और ज्वलनशील भी होती हैं वैसे, उन गैसों के पास जो माचिस की तीली उली नहीं जलाना है, नहीं तो आग लग जाएगी। तो बैटरी चार्जिंग के समय जो है आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान देना है कि वहाँ झांकना नहीं है, और जिस कमरे में बैटरी चार्ज हो रही है उस कमरे का खिड़की दरवाज़ा खोल देना है ताकि शुद्ध हवा का आवागमन हो और कमरे में जो है प्रदूषित गैस ना फैलने पाए या ज्वलनशील गैस ना फैलने पाए। चलिए, इसके बाद आता है, ये तो हो गया ना पर्सनल सुरक्षा, अपनी स्वयं की सुरक्षा। अब दूसरे पॉइंट पर जब डिस्कस करेंगे तो दूसरा पॉइंट होगा मशीन की सुरक्षा, और फिर जब तीसरे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे तीसरा पॉइंट होगा कार्यखंड की सुरक्षा। तो इस क्लास को यहीं ओवर करता हूँ। लंबी क्लास ले लेने पर हमको लगता है कि आप लोग को देखने में भी बोरिंग फील होता होगा, घंटे घंटे भर की क्लास, इसलिए आधे घंटे की क्लास मेरे हिसाब से सफिशियंट है। और क्लास को रेगुलर देखिए। कुछ छात्र ऐसे हैं कि जो रेगुलर नहीं देख रहे हैं। देखो, हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक बातें जरूर मिलेंगी। ऐसा नहीं है जितना मैं बोलता हूँ हर शब्द में कुछ ना कुछ आपको ज्ञान जरूर मिलेगा। तो आप अपनी नोट्सबुक में चीज़ों को नोट करते चलिए और ये सोचेंगे कि लास्ट में सब कुछ पढ़ लूँगा जल्दी से, तो हो नहीं पाएगा। ITI का एग्ज़ाम अब जो है पहले जैसा नहीं है, पास नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे, अगर बैक लग जाएगी तो फिर वो आप जानिए। दूसरी चीज़, कुछ कंपनियां जैसे भी ऐसी भी हैं जो कि सीधे बोलती हैं कि सिलेक्शन हम लेंगे लेकिन बैक नहीं लगा होना चाहिए, मतलब फ्रेशर चाहिए उनको, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहिए। तो ये पहले जैसा मतलब व्यवस्था नहीं रह गई है कि जुगाड़ वगैरह करके आप पास हो जाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि रेगुलर की क्लास रेगुलर देखते चलिए। भारी नहीं है, इतनी सी मोटी बुक है, वही ख़त्म करना है, ख़त्म कर लेंगे। और जब रोज़ पढ़ते चलेंगे तो हमको हर बात समझ में आएगी और बहुत ही आसानी के साथ हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कुछ सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वाइए आप लोग। और दूसरी बात है ना, लाइक वाइक तो करते नहीं हो आप लोग, तो थोड़ा सा उत्साहवर्धन करिए। अगर सही लगता है मेरा पढ़ाना तो उत्साहवर्धन करिए, अगर नहीं सही लगता है तो मत लाइक करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सही लगे तो ज़रूर लाइक बटन दबा दिए, मुझे भी लगे कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ, सही रास्ते पर हूँ। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।